हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी। जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था कि मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, उसके बारे में बहुत विस्तार से मैंने आपको समझा दिया था। अब बारी है दूसरे चैप्टर की। आप लोग तैयार है ना? अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि हवाई जहाज बहुत तेजी से लैंड करेगा। चलिए, तो हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है कि 6 लिम्स ऑफ इंडिया पेंटिंग एंड द राजस्थानी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। हमें कला के तत्व, रूप सब कुछ पढ़ना है, प्लस उसमें हमें राजस्थानी स्कूल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है? तो हमें पता है कि आपका एग्जाम्स बहुत करीब आ रहा है, इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी सारी वीडियोस बनानी पड़ रही है सिर्फ आपके लिए। अगर मुझे आपका सपोर्ट नहीं मिला तो मुझे थोड़ा बुरा लगेगा, बट मुझे यकीन है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए रात रात भर जाग कर ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों की इसकी ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों की मदद करने के लिए हर तरफ से खड़ी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरा सपोर्ट करो, मेरी मदद करो। मैं अपनी चीज़ें छोड़कर मैं आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ, तो इस बात को आप लोग भी समझिए। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके, और शॉर्ट फॉर्म में हम जल्दी से इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पीडीएफ आपके सामने है, आप पढ़ना चाहें तो खुद पढ़ लें, क्योंकि मैं इन सबको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी और फटाफट बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है? तो मैं साधारण और आसान शब्दों में बताना शुरू कर रही हूँ, और आप लोग ध्यान से कुछ नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, नहीं तो मैं हाईलाइट ऑलरेडी कर ही रही हूँ। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है कला के तत्व। कला के तत्व पढ़ना है हमें। ठीक है? समझ रहे हो ना? कला के अंग पढ़ना है। कला के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। भारतीय चित्रकला के 6 अंग हमारे सिलेबस में प्रेफर किया गया और बताया भी गया है कि भारतीय चित्रकला के 6 अंग है। 6 लिम्स ऑफ इंडिया पेंटिंग। ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में लगभग 200 से 300 ईसा में वात्स्यन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन किया है। ये हमारे एक फेमस विद्वान हुए जिन्होंने अपने कामसूत्र में इन 6 अंगों का वर्णन किया है। ये 6 अंग कौन कौन से हैं? इन्होंने एक श्लोक भी लिखा है, आप इसको पढ़ के देखिए। क्या लिखा हुआ है कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। ठीक है? इसका मतलब हुआ कि ये जो 6 अंग हैं हमारे, उसको इन्होंने एक श्लोक में कर दिया। अब इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग, ये 6 अंग हैं। ठीक है? इनको हमको याद करना है और समझना है। इसी चीज को समझ रहे हो ना आप? मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मेरी बातों को ध्यान से सुनो और इसको याद करो। ठीक है? तो पहले तो हम 6 अंगों की बात करते हैं चित्रकला के। रूप भेदा। रूप भेदा क्या होता है? विभिन्न आकृतियों और वस्तुओं के अंतर को पहचानने की क्षमता रूप भेदा कहलाती है। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सामने रख दो या किसी भी वस्तु को सामने रख दो, उसके अंतर को पहचानने की क्षमता को रूप भेदा कहते हैं, कि उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है? दूसरा आता है प्रमाण। प्रमाण मीन्स सही अनुपात और माप। मीन्स किसी का नाप तोल करना, किसी चीज का, उसमें कितना बड़ा बनना चाहिए, कितना छोटा बनना चाहिए, कहाँ कौन सी जगह कहाँ नहीं है, इस तरीके से प्रमाण करना, किसी चित्र में किसी का प्रमाण करना, उसे प्रमाण कहते हैं। भाव क्या होता है? भाव किसी भी चित्र में भावनाओं की उत्पत्ति या उसको दिखाना या अभिव्यक्ति, उसे भाव कहते हैं। ठीक है? समझ रहे हो ना? भाव क्या होता है? हमारे आंखों का एक्सप्रेशन, हाथों का एक्सप्रेशन, बोलने की तरीका, शरीर का, बॉडी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन, पैरों का एक्सप्रेशन, आंखों, भाव, हर चीज का एक्सप्रेशन, उसे भाव कहते हैं। ठीक है? लावण्य योजनम क्या होता है? सौंदर्य और आकर्षण का समावेश। मीन्स किसी चित्र में सौंदर्य हो, आकर्षण हो, उसे देख के हम प्रभावित हो रहे हो, उसे कहते हैं लावण्य योजनम। ठीक है? और सादृश्य क्या होता है? कि वास्तविकता या समानता। मीन्स वो ओरिजिनल लगे, हर चीज समान लगे, ठीक लगे और सुंदर लगे, उसे मीन्स उसकी एक्चुअल रियलिटी, मीन्स एक्चुअल रियलिटी सामने आए, उसे हम सादृश्य कहते हैं। समझ रहे हो ना? किसी आर्टिस्ट में ये खूबी होनी चाहिए कि वो किसी चीज को बना रहा है तो वो रियलिटी सी लगे। समझ रहे हो ना आप लोग? वर्णिका भंग क्या होता है? ये सबसे मेन अंग है इसका। वर्णिका भंग जो होता है वो कलर वेरिएशन को कहा जाता है। समझ रहे हो ना आप? कलर वेरिएशन, रंगों का सही और कलात्मक उपयोग करना ही वर्णिका भंग कहलाता है।
ठीक है, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीजें हैं कि नो पिक्चर्स नो पेंटिंग्स कैन बी परफेक्ट अनलेस एन आर्टिस्ट और पेंटर्स यूज ऑल 3-6 मतलब ये चीज ये कहना चाह रहा है कि ये जो 6 अंग है किसी आर्टिस्ट के अंदर भरपूर पाए जाना चाहिए कि अगर वो कोई पेंटिंग बना रहा है तो उसमें ये 6 के 6 अंग उसकी पेंटिंग में हमें दिख रहे हो, साक्षात दिख रहे हो, डीपली दिख रहे हो। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि दृश्य कला के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट, समझ रहे हो, फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट या फिर एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें हमारा, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ कि ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। पॉइंट, लाइन, शेप, समझ रहे हो, पॉइंट, लाइन, शेप, स्पेस, कलर, टोन, वैल्यू, टेक्सचर, ये 8 प्रकार के हमारे कला के तत्व हैं। पॉइंट क्या होता है? सबसे छोटा चिन्ह। हम थोड़ा आते हैं अपने पॉइंट पर। पॉइंट क्या होता है? एक सबसे छोटा चिन्ह होता है, मीन्स एक फुल स्टॉप। इसको तो आप आसानी से समझ ही रहे होंगे कि पॉइंट क्या होता है। लाइन क्या होता है? दो बिंदुओं को जोड़ने वाला मार्ग, मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो बीच में लाइन आएगी उसे हम पॉइंट मतलब रेखा कहते हैं। आकार क्या होता है? जब रेखाएं मिलकर कोई आकृति बनाती है उसे आकार कहते हैं। जैसे एक रेखा शुरू की और उसे गोल घुमा दिया और वो वापस उसी पॉइंट पे आके मिल गई तो वो सर्कल, एक आकृति मिल गई हमें गोलाकार। ठीक है, स्पेस क्या होता है? स्थान, जैसे खाली और भरा हुआ स्थान, खाली और भरा हुआ स्थान। ठीक है, समझ रहे हो ना? थोड़ा ये पिक्चर ब्लर है, बाकी मैं आपको पीडीएफ जो है थोड़ा साफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी क्योंकि अभी मेरे पास भी यही है। थोड़ा मैंने मुश्किल से इसको समझा है, बट मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ कि स्पेस क्या होता है। स्पेस आप लोग भी जानते हैं कि स्पेस क्या होता है। रंग आपको पता है कि कलर क्या होता है। मूल रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला, ये तो सबको ही पता है। कि बेसिक रंग्स तो आपको पता ही है कि प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, रेड, ब्लू, येलो। ठीक है, यहाँ डायग्राम भी बना हुआ है, उसके हिसाब से समझ लीजिए। सेकेंडरी कलर क्या होता है, मल्टी शेड्स क्या होते हैं, ये सब यहाँ एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए। इतना तो आप खुद कर सकते हैं, बड़ी क्लास में आ गए, 12th में आ गए, आपका बोर्ड का पेपर है, थोड़ा दिमाग आप भी लगाइए कि ये नहीं है कि सब मैं ही बताऊं। आगे सुनिए कि वैल्यू क्या होता है। वैल्यू, वैल्यू मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया शायद कि टोन नहीं बताया मैंने आपको। सुनो, टोन क्या होता है? टोन जो होता है वो एक हल्का और गहरा रंग, जैसे हम कोई रंग बना रहे हैं, रेड कलर है, अब रेड कलर को हल्का करते चले जाएंगे, उसको टोन को लाइट करते चले जाएंगे, डार्क करते चले जाएंगे, उसको टोन कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? किसी चीज का लाइट हल्का, उसको टोन कहते हैं। वैल्यू क्या होता है? उजाला और अंधेरा। वैल्यू, किसी में परछाई की लाइट का, डार्कनेस, लाइट का जो इफेक्ट पड़ता है, कहीं ज्यादा कहीं लाइट, उससे जो डार्क लाइट का इफेक्ट पड़ता है उसे वैल्यू कहते हैं। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर आप सबको पता है, जो सतह की विशेषता होती है, खुरदरी, चिकनी, मतलब खड़बड़ खड़बड़ अजीब टाइप की जो सतह होती है उन सबको टेक्सचर्स कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? आगे बढ़ते हैं कि दृश्य कला के सिद्धांत, विजुअल आर्ट के प्रिंसिपल बताएंगे हम आपको। कितने होते हैं विजुअल आर्ट के प्रिंसिपल? ये भी 6 ही होते हैं। पहला क्या होता है? एकता, यूनिटी, सभी तत्वों का सभी तत्वों का संतुलित समायोजन, मीन्स जो जितने तत्व बताए गए हैं उन सबको सही तरीके से दर्शाना, उसे ही यूनिटी कहा जाता है। सामंजस्य क्या होता है? हार्मोनी, रंग और आकारों का मेल, मीन्स रंग जो है, पहले जो प्रॉपर चीज बनाई गई है उसमें प्रॉपर तरीके से रंग भरना। संतुलन क्या होता है? बैलेंस, हर चीज को सही मायने से बैलेंस करना। कहाँ चित्र प्रॉपर बड़ी बननी चाहिए, जो विशेष है उसके अगल बगल में क्या बनना चाहिए, उन सबको बैलेंस करना। अनुपात, अनुपात क्या होता है? किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई, छोटाई कितनी बड़ी बननी चाहिए, कितनी छोटी बननी चाहिए, उसे अनुपात कहा जाता है। और अनुपात को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोपोर्शन। लय, रिदम, रिदम मीन्स हमारी रेखाएं किस लय में जा रही हैं, कितना उसमें लय है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना क्या है, वो हम इसके थ्रू पहचानते हैं। और लास्ट और अंतिम है प्रमुखता। प्रमुखता, ठीक है, प्रमुखता, इम्फ्रेसिस, एम्फेसाइसिस, प्रमुखता। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ?
थोड़ा ये ब्लर हो रहा है तो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं लगा, मुझे बी सा लग रहा है एच, बट शायद मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि, राजस्थानी लघु चित्र का उद्भव कैसे हुआ। 15वीं शताब्दी में, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, कि 15वीं शताब्दी में मेवाड़ उदयपुर में इसकी शुरुआत हुई थी। इस शैली में लोक कला, अजंता और गुजराती शैली का प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी लघु चित्र की उप शैलियां मीन्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें पढ़ना है कि राजस्थानी की उप शैलियों के बारे में। थोड़ा मैं इन सबको नहीं बताया मैंने, बट आप लोग खुद पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ कि इसके अंदर क्या है। हमें इस पेंटिंग के बारे में पढ़ना है। हमें पता है कि इसमें कृष्ण लीला, ये सब भागवत पुराण, ये सब चीजें मतलब दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। राजस्थानी पेंटिंग का मेन मोटिव ही है, राधा कृष्ण पे बेस्ड पेंटिंग्स बनाई गई है इसमें। राजस्थानी पेंटिंग्स में सिर्फ यही है, रास लीला, यही सब है, भागवत पुराण, ये सब इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो हम इसी को ही समझेंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें जैसे डोला मारू, बनी ठनी पेंटिंग्स, ये सब इसमें बताई गई हैं। राजस्थानी की विशेषता ही यही है, इन सब पेंटिंग्स के थ्रू ही फेमस हुई हैं। इतने अच्छे अच्छे काम करे इसमें राजा महाराजाओं ने, इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है, इतने अच्छे अच्छे, इतना अच्छा ही जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है इसके अंदर। और सब स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स पाई जाती हैं, जैसे कि है मेवाड़ हो गया, बुंदेली शैली हो गई, जोधपुर शैली हो गई, बीकानेर शैली हो गई, किशनगढ़ शैली हो गई, जयपुर, कोटा, ये सब शैलीज हो गई। अब आप चाहो तो इसके अंदर पढ़ लीजिए या फिर मत पढ़िए, नहीं तो आपको शॉर्ट में ही पूछा जाएगा कि इतना ही है, और शायद आपके सिलेबस में कोटा कटवा दिया है। आई थिंक आप देख लेना, बट मैं कोटा भी बता दे रही हूँ कि ये भी मिनिएचर पेंटिंग में आता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़े शॉर्ट में। इन सबको आप अपने आप से खुद रीड कर लेना कैसे क्या है। बस इसमें ये बताया गया है कि ये डेक्कन एरिया में मतलब कि इस्टेब्लिश है, कहाँ पर है, इसमें मतलब क्या किया गया है, कैसी पेंटिंग्स है, बुंदेली स्टाइल में बनाई गई है। मेवाड़ में उदयपुर की पेंटिंग्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं, पाल पर बनाई गई हैं, ये सब मतलब इसमें बहुत सी चीज़ हैं। अब जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होगे, इसलिए थोड़ा बच के कट के निकलो, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ो कि क्या है क्या नहीं है। पर आप जरूर एक बार इसको रीड कर लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। हम आगे बढ़ते हैं कि प्रमुख चित्रों का विवरण। ठीक है, स्टडी ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑफ राजस्थान स्कूल्स। पहला आता है राजा अनिरुद्ध सिंह हारा हाड़ा। इनका जो चित्रकार है वो उत्कल राम है, जो कि शैली इनकी है बुंदेली। समय इनका बताया जाता है 18वीं शताब्दी, और इनका जो माध्यम था पेंटिंग का वो जल रंग था, मीन्स टेम्परा तकनीक थी। समझ रहे हैं ना आप। मैं एक बार और बताने की कोशिश कर रही हूँ कि राजा का नाम जो है वो राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, और इनकी जो चित्रकार थे वो उत्कल राम थे। इनकी जो स्टाइल थी वो बुंदेली थी। समय बताया जाता है 18वीं सेंचुरी, और जो कलेक्शन है मीन्स माध्यम, जो इनके कलर करने का तरीका है, जो इनके कलर करने का सॉरी जो इनकी टेक्निक्स है वो टेम्परा है, और जो इनका कलेक्शन है वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। यहाँ पर ये पेंटिंग मतलब रखी गई है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके इनके विवरण के बारे में। मैं इनका विवरण बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगी, नहीं तो फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा। इसमें राजा घोड़े पर बैठे हैं, उन्होंने आभूषण और मुगल शैली की पगड़ी पहनी हुई है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि वो घोड़े पे बैठे हुए हैं, और एकदम राजा महाराजा की तरह तने बने ठने घोड़े पे बैठकर तैयार होकर मतलब चले ही जा रहे हैं। तो घोड़ा जो है उनका आप देख सकते हैं कि सफेद कलर का है। थोड़ा देखिए कि सफेद कलर का है। पृष्ठभूमि जो उनकी है मतलब पीछे का बैकग्राउंड जो है गहरे रंग का बनाया गया है। समझ रहे हैं ना आप पेंटिंग में क्या दिखाया जा रहा है। बस आपको इसकी विवरण यही है, आप समझ लीजिए कि राजा युद्ध पर जा रहे हैं घोड़े पे सवार होकर एकदम बन ठन कर। जैसे कि हम जानते हैं ये जो पेंटिंग है
ये उत्कल राम के द्वारा बनाई गई है 18वीं सेंचुरी में और बहुत ही सुंदर पेंटिंग है और प्रसिद्ध पेंटिंग है। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतनी ही बात इसमें इम्पोर्टेंट थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरी पेंटिंग हमारी है मारू रागनी, मारू रागनी, और ये सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। कहा जाता है कि ये जो कहानी इस पर बनी है, ये जो चित्र बना है, ये कई कई लोगों को भा गया है। इतनी सुंदर चित्र है ये, इतनी सुंदर इसकी स्टोरी है, आप सोच नहीं सकते हैं। एक ही इसमें राजा रानी का वर्णन किया गया है। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि इनके जो चित्रकार हैं वो साहब इनके इनके जो चित्रकार हैं वो साहेबुद्दीन हैं। साहेबुद्दीन थोड़ा मुसलमानों वाला नाम है, बट ठीक है, अच्छा नाम है। उनके भी नाम एकदम ठाट बाट से मुसलमानों के भी रखे जाते हैं, अच्छे नाम है। और इनकी जो शैली है वो मेवाड़ है। समय बताया गया है कि 18वीं शताब्दी है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और टेक्निक जो बताई गई है वो टेम्परा है। और जो सब स्कूल है वो मेवाड़ है, ये मैंने शायद अभी आपको बताया। ठीक है, और इनका जो मीडियम है वो वाटर कलर ऑन पेपर है। ठीक है, अब मैं इनका डिस्क्रिप्शन बताती हूँ और थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी, जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, इस चित्र को देख सकते हैं आप चित्र देखिए, चित्र पे चलिए, हम आपको चित्र दिखाते हैं और उसके हिसाब से समझिए कि चित्र में क्या कहना चाह रहा है। राजा और रानी ऊंट पर सवार है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक ऊंट बना हुआ है और राजा रानी दोनों सवार है उस पर। पीछे सैनिक और कुत्ते दिखाए गए हैं। कुत्ता नीचे दौड़ रहा है, देखिए व्हाइट कलर का, और 3-4 सैनिक हैं जो इनकी संरक्षक में चले जा रहे हैं। पृष्ठभूमि में रेगिस्तान है। सिर्फ इतनी ही बात इसमें जरूरी है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है, हमें बस इतनी ही बात जाननी है कि राजा रानी ऊंट पे सवार होकर अपने मगन है बात करने में, 3 सैनिक हैं, कुत्ता है जो इनकी देख रेख में है, और ये चले जा रहे हैं। सिर्फ इतनी ही बात है। ठीक है, ये जो मिनिएचर पेंटिंग है ये मारू रागनी की, ये रागमाला सीरीज से ली गई है, जो कि साहबुद्दीन ने क्रिएट की है इस पेंटिंग को, वो भी 18वीं सेंचुरी में। इसमें जो किंग और क्वीन है वो आप देख ही रहे हैं कि ऊंट पे बैठ कर चले ही जा रहे हैं, और बैकग्राउंड डेजर्ट का है। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था जितना मैंने बताया, आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगली पेंटिंग है कृष्ण झूले पर, कृष्ण ऑन स्विंग। चित्र जो है नूरुद्दीन ने बनाई है, शैली बुंदेली है, समय 1683 ईसा है। इसका विवरण हम बताने की कोशिश करते हैं। टेक्निक आपको पता है कि टेम्परा, और मीडियम भी वाटर कलर ऑन पेपर। ठीक है, म्यूजियम वही दिल्ली म्यूजियम में ही ये सब रखी गई हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ कि कृष्ण झूले पर बैठे हैं। आप पेंटिंग के थ्रू देखिए कि कृष्ण जी जो है वो झूले पे बैठे हैं, राधा बालकनी में बैठी हैं। कृष्ण झूले पे बैठे हैं और राधा जी बालकनी में बैठी हैं। कितना सुंदर वर्णन किया गया है। चित्रों में 2 भाग हैं। चमकीले रंग जो इसमें भरे गए हैं वो चमकीले रंग का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं झाड़ पत्र ये सब सब बनाए गए हैं, कितना प्रॉपर तरीके से पूरी पेंटिंग बनाई गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग पर, और ये सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। इसे हमारे इंडिया की मोनालिसा भी कहा जाता है। इस पेंटिंग को हमारे विश्व की मोनालिसा तो आप जानते ही हैं, बट ये हमारे भारत की मोनालिसा है। इतनी सुंदर पेंटिंग है ये राधा की बनी ठनी पेंटिंग है। इसके जो चित्रकार थे वो निहाल चंद्र थे। इसकी जो शैली है वो किशनगढ़ शैली, और समय बताया गया है कि 1760 ईसा पूर्व। और इसका जो टेक्निक है वो टेम्परा है, मीडियम वाटर कलर है। डिस्क्रिप्शन में बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। राधा की बड़ी आंखें, लंबी नाक और सुंदर चेहरा दिखाया गया है। चित्र को देखिए आप पहले। राधा की बड़ी आंखें, आंखें देखिए कितनी सुंदर बनाई गई हैं, बड़ी बड़ी, नाक नुकीली एकदम, और चेहरा एकदम सुंदर दिखाया गया है। ये किशनगढ़ शैली का एकदम प्रसिद्ध वर्णन किया गया है इसमें। कलाकार ने अपने पूरे जान झोंक दी है इसको बनाने में। इतना सुंदर वर्णन किया है इस पेंटिंग का। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है चौगान खिलाड़ी। चौगान खिलाड़ी
जिसके चित्रकार हैं दाना और शैली है जोधपुर। समय बताया गया है 18वीं शताब्दी। मैं इसका विवरण कर रही हूँ थोड़ा शॉर्ट में। आप पेंटिंग को देखिए। छह राजकुमारियां मीन्स जो रानियां हैं, ये देखिए पेंटिंग में देखिए 6 रानियां बनी हुई है ना। ये लोग घोड़े पर बैठकर पोलो खेल रही हैं। सोचिए 6 रानियां घोड़ों पे बैठकर पोलो खेल रही हैं। रंगों का सुंदर उपयोग किया गया है। कितना सुंदर लग रहा है देखिए। यही इस चित्र की विशेषता है। आगे चलते हैं हम। हमारी नेक्स्ट चित्र है भरत मिलाप। भरत मिलाप आपने रामायण तो पढ़ा ही होगा। राम जी जब आए थे तब भरत मिलाप हुआ था। भरत राम से चित्रकूट में मिलते हुए, मतलब जब भरत जी राम जी से चित्रकूट में मिले थे उसका वर्णन हुआ इसमें। इसके चित्रकार हैं गुमान, शैली है जयपुर और ये 18वीं शताब्दी की शैली है। वही टेक्निक टेम्परा वाटर कलर। ठीक है, और इसका वर्णन करते हैं। रामायण का दृश्य दिखाया गया है। भरत राम से मिलने चित्रकूट आए हैं। कई पात्रों को अलग अलग मुद्रा में दिखाया गया है। बहुत लोग हैं, अलग अलग वेशभूषा स्टाइल हर चीज अलग है। पर यहाँ भरत जी अपने भाई से मिलने राम जी से चित्रकूट आए पड़े हुए थे। उनका देखिए गले लग रहे हैं, मिल रहे हैं। सब कुछ इसमें दिखाया गया। आप चित्र को ध्यान से देखिए। ठीक है, इतना ही इसमें है, बाकी और कुछ नहीं है। आगे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए। मैंने हल्का हल्का हाइलाइट्स आपको कर दिया है। अब मैं आपको 3rd चैप्टर नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी। अब ये इतना आप प्रॉपर तैयार करिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और कोई दिक्कत हो तो मुझसे बताइए। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर हूँ। और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होइए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। पढ़िए लिखिए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। क्योंकि पढ़ना आपको है, मैं तो सिर्फ डायरेक्शन दे सकती हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।